प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सिटीजनशिप दैट वाज एडवोकेटेड बाय एंथनी गिडेंस। यानी मार्क्सवादी नागरिकता के सिद्धांत के संदर्भ में एंथनी गिडेंस के क्या विचार हैं, इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा इस लेक्चर में। राइट, पिछले लेक्चर में अभी हमने आपसे जो बात किया था दैट वाज रिगार्डिंग टी.एच. मार्शल्स व्यूज ऑन सिटीजनशिप। काफ़ी हमने काफ़ी विस्तार से बात किया था। तो अब देखिए, जब हम लोग मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं, अभी हमने आपको ये भी क्लियर किया था पिछले अपने वीडियो लेक्चर में कि मार्क्स का क्या विचार है नागरिकता के संदर्भ में, लेनिन ने क्या कहा और स्टालिन ने क्या कहा। तो अब देखिए, आधुनिक समय में जो महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं मार्क्सवादी नागरिकता के सिद्धांत के संदर्भ में, दैट इज बाय एंथनी गिडेंस। सो एंथनी गिडेंस इज द मेन स्पोक्सपर्सन of Marxist theory of citizenship in today's time. एंथनी गिडेंस की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं in which he highlights his views on his notion of citizenship और on the contemporary Marxist notions of citizenship। यानी समकालीन मार्क्सवादी विचारधारा क्या है नागरिकता को लेकर, उसमें 3 किताबों के बारे में, उसने 3 किताबों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहली पुस्तक जो है वो है कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। यह पुस्तक आई थी 1981 में, 1981 में ये पुस्तक आई थी। दूसरा उसकी जो पुस्तक है प्रोफाइल एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी, प्रोफाइल एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी, प्रोफाइल एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी 1982 में ये पुस्तक आई थी। और तीसरी उसकी जो पुस्तक है 1985 में जो आई थी, नेशन एंड स्टेट वायलेंस, नेशन एंड स्टेट वायलेंस। इट केम इन द ईयर 1985। यानी नेशन स्टेट एंड वायलेंस, दिस इज द ट्रू नेम, नेशन स्टेट एंड वायलेंस। नेशन स्टेट एंड वायलेंस, नेशन स्टेट एंड वायलेंस इज द बुक that came in the year 1985। तो कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म 1981 में पुस्तक आई थी है। दूसरी आई प्रोफाइल एंड क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी 1982 में आई थी। और तीसरी थी नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ये 1985 में किताब आई थी। तो एंथनी गिडेंस ने इन 3 पुस्तकों में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अलग अलग यानी अवसरों पर, अलग अलग यानी पुस्तकों में। अच्छा, अब देखिए एंथनी गिडेंस ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो बेसिकली मार्शल के विचारों के संदर्भ में। मार्शल ने जस्टिफाई करने की कोशिश किया था इंग्लैंड की जो नागरिकता का जो योगदान था, जो मार्शल ने कहा बहुत बड़ा योगदान था, लिबरल थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान था। और उसको बाद में उसने कहा सोशल सिटीजनशिप के बारे में, इन सब की आलोचना करता है एंथनी गिडेंस। अब देखिए, एंथनी गिडेंस ने कहा कि जो आज हम नागरिकता का स्वरूप हम देखते हैं, द काइंड ऑफ citizenship we view today, we get to see today, the kind of rights or the entitlements or the duties that we see in today's time before us is not a product of today, rather it started gaining ground from the 16th century itself। 16वीं शताब्दी से ही नागरिकता के स्वरूप का स्वरूप उभरने लगा, इसका विस्तार होने लगा। ये देखिए, ये तो बात मार्शल ने भी कहा था, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे से इंग्लैंड में आया, वैसे वैसे नागरिकता का स्वरूप, यानी जैसे जैसे बोर्जुआ का, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे बोर्जुआ का इमरजेंस होता गया, उद्भव होता गया। और जैसे जैसे बोर्जुआ आया, वैसे वैसे उसने अपनी डिमांड सामने रखना शुरू कर दिया। एंथनी गिडेंस ने भी लगभग यही बात कही है। उसने कहा कि 16वीं शताब्दी में राज्य जैसे जैसे और मजबूत होता जा रहा था, जैसे जैसे और सशक्त होता जा रहा था, वो कैपिटलिस्ट स्टेट था, वो कॉलोनियल स्टेट था, वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्पोटिक स्टेट बन गया था 16वीं शताब्दी से ही राज्य। तो एंथनी गिडेंस ने कहा कि जैसे से राज्य शक्तिशाली बनता गया, निरंकुश बनता गया, वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता गया। कार्यक्षेत्र इसलिए नहीं बढ़ा कि वो लोक कल्याणकारी हो गया, उसने कहा कार्यक्षेत्र तो और किसी वजह से बढ़ा कि उसका उपनिवेशवाद बहुत सारे देशों में चलने लगा था। भारत ऐसे देशों में न जाने कितने 50 देशों से अधिक देशों में उसका उपनिवेशवाद फैल चुका था। उसने कहा कि इसलिए उसको एक बड़ा मैसिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था।
अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बहुत बहुत मजबूत बनाना था, उसको व्यापक बनाना था। और ये तब तक नहीं हो सकता था भाई जब तक वो सबका सहयोग ना ले। प्रशासन केवल अफसरों से नहीं चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द टॉप ऑफिसर्स, दैट इज द सबऑर्डिनेट पीपल, द वर्किंग क्लासेस, दे टू आर टू बी एसोसिएटेड with the work of the administration. Therefore, it was, the need was realized during the 16th and the 17th century by the British, political system, that they needed more and more people for the administration, for the colonial empire, for the colonialism. And for that purpose, they started building cooperative, social relations with the workers. यानी कोऑपरेटिव सोशल रिलेशंस, यानी कह लिए सहकारी सामाजिक संबंधों की स्थापना करी जाने लगी। कोऑपरेटिव सोशल रिलेशन, 3 शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, मेल मिलाप के आधार पर, है ना, सहायता के आधार पर, एसोसिएशन के आधार पर। सोशल रिलेशन यानी सामाजिक कार्यों के लिए, रिलेशन संबंध। तो अर्थात एक प्रकार से दूसरों के सहयोग से ही समाज को चलाने के लिए, समाज के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने लगे। अब वो सबका सहयोग वो चाहने लगी थी सरकार। भाई जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वहां श्रमिकों की जरूरत थी, मजदूरों की जरूरत थी, है ना, मिल वर्कर्स की जरूरत थी, प्लांटेशन वर्कर्स की जरूरत थी, ओवरसीज वर्कर्स की जरूरत थी। उन्होंने अपने देश में भी उनको रखा, अपने देश में फैक्ट्रियों में, उद्योगों में उनको काम पर लगाया, साथ ही साथ जहां जहां उनका उपनिवेशवाद चल रहा था वहां पर भी भेजा। तो इसलिए उसने कहा इससे धीरे धीरे एक यानी क्या, एक जुड़ाव बनता चला गया बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलिटेरिएट। वो कहता है कि जो पूंजीवादी वर्ग था और जो सरवारा वर्ग था, यानी जो श्रमिक वर्ग था और साथ साथ जो पूंजीपति वर्ग था, वो दोनों मिलकर अब साथ साथ काम करने लगे। क्योंकि पूंजीपति चाहता था, औपनिवेशिक जो शासक चाहते थे उनका राज्य आगे बढ़े, उनका साम्राज्यवाद आगे बढ़े, और इसलिए ये सारी चीजों का उन्होंने ये आरंभ करना शुरू कर दिया, है ना। एंथनी गिडिंस ने कहा ये पूरा जो 16वीं शताब्दी से पूरा मूवमेंट चला और 20वीं शताब्दी तक, उसने कहा दिस रिजल्टेड इन द टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर। इट रिजल्टेड इनटू द टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर, यानी एक दोहरा शक्ति का दोहरा आप कह लीजिए कि विस्तार आरंभ हुआ। शक्ति का दोहरा विस्तार आरंभ हुआ, यानी शक्ति क्या, एक तो औपनिवेशिक शक्ति, यानी जो लोग शासन कर रहे थे, ब्रिटेन शासन कर रहा था, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, बोर्जुआ फल फूल रहा था, कैपिटलिस्ट फल फूल रहा था, है ना। और दूसरी तरफ जो फल फूल कौन रहा था, जो इंडस्ट्रियल वर्कर था, जो श्रमिक था, वो भी आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए उनकी स्थिति संभवतः उतनी दयनीय नहीं रही जितना अन्य देशों में। और ये इसी प्रकार का, इसलिए कहता है ये क्रम आगे तक चलता रहा। टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। कहता है ये 20वीं शताब्दी तक यही सब कुछ होता रहा, इसी प्रकार की पद्धति, इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही। लेकिन कहता है कि बाद में जब रूसी क्रांति हुई, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जो रूसी क्रांति हुई उससे जो एक सिटीजनशिप का नोशन था वो धीरे चाल से अब वो तेजी से बढ़ने लगा। काफी तेजी से वो प्रक्रिया बढ़ने लगी और उसने नागरिकता के विषय को पुनः स्थापित कर दिया सेंटर स्टेज पर। कि अगर रूसी क्रांति ना होती, साम्यवाद का उदय ना होता, तो संभवतः जो 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में जैसी स्थिति चल रही थी लगभग वो वैसे ही स्थिति चलती रहती। श्रमिकों को बहुत दयनीय तो नहीं थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उनको कोई एंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिलते, ना कोई विशेष अधिकार मिलते। लेकिन रूसी क्रांति और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो परिवर्तन आए यानी पूरी दुनिया में, खास तौर से पाश्चात्य देशों में, उसने नागरिकता के सिद्धांत को केंद्र में पुनः स्थापित कर दिया। और कहता है कि इस तरह से ये इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है। उसने कहा ये अब उसमें मार्क्सवादी क्या है। अच्छा, अब देखिए मार्क्सवाद क्या है इसमें, क्योंकि हमने कहा मार्क्सवादी सिद्धांत है। अब देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत ये है कि वो ये कहता है कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म विल नेवर अलाउ द वर्कर्स टू ग्रो आफ्टर अ पॉइंट। कहता है कि जो पूंजीवाद होता है
एक सीमा विशेष के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित यानी मर्यादा के बाद, नियंत्रण के बाद वो पूंजीवाद को आगे वो श्रमिकों को आगे बढ़ने नहीं देगा, श्रमिकों को अधिक अधिकार नहीं देगा एक सीमा, एक पॉइंट के बाद। और यही कहता मार्क्सवाद भी कहता है। यानी जो पुरातन जो मार्क्सवाद था, यानी जो माल्थस और रिकार्डो ये सब जो बात कहते थे, या जो स्टालिन कहता था, जो लेनिन भी कहता था कि हाँ ठीक है, ये लेनिन तो काफी कुछ कहता था, लेकिन स्टालिन ने कोई बहुत ज्यादा अधिकारों के बारे में बात नहीं किया। और जो इस तरह के जो पूंजीवादी जो विचारक थे, जो कहते थे अधिक अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, नहीं तो उनका परिवार बड़ा हो जाएगा, उनके बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे और वो बहुत कुछ डिमांड करने लगेंगे, इससे फिर सारा फोकस पूंजीवाद से हटकर श्रमिकवाद पर आ जाएगा। तो ये जो एंथनी गिडेंस जो कह रहा है कि पूंजीवाद का जो परंपरावादी पूंजीवाद चल रहा था 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जो पूंजीवाद चल रहा था, उसमें श्रमिक बहुत खुश नहीं था, उसके आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, बाकी वो कोई कहिए कि बहुत आनंद में था, ऐसा वो नहीं था। और इसलिए वो टी.एच. मार्शल की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करता है ना। लेकिन अभी मार्शल के बारे में बाद में बात करते हैं, किस तरह से मार्शल को क्रिटिसाइज करता है। तो कहता है एक तरीके से पूंजीवाद श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, ना हो सकता है। जो परंपरावादी पूंजीवाद था वो श्रमिकों के हित में नहीं था, श्रमिकों के कल्याण के लिए नहीं था, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं था, बस उनको जीवित रखने तक की वो बात करता था। लेकिन कहता है जो बाद का जो पूंजीवाद है, परवर्ती पूंजीवाद, यानी लेटर कैपिटलिज्म के बारे में बात करता है, कंटेम्पररी कैपिटलिज्म के बारे में बात करता है, जो एंथनी गिडेंस यानी समकालीन पूंजीवाद के बारे में जो बात कर रहा है, कहता है ये तो बहुत अलग चीज है भाई। कहता अलग क्या है? कहता पहले का पूंजीवाद और आज के पूंजीवाद में अंतर है। कहता आज का जो पूंजीवाद है ये पूरे श्रमिक वर्ग को साथ लेकर चल रहा है। श्रमिकों की जो आज स्थिति है वो पहले की स्थिति से बिल्कुल तुलना ही नहीं करी जा सकती है। पहले तो केवल उसका छोटा परिवार होता था, उसकी सीमित उसकी आवश्यकताएं पूरी हो पाती थी, उसको विकास का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कोई माध्यम नहीं था, उसकी आय बहुत कम थी, उसको एंटाइटलमेंट्स बहुत कम थे, उसको सुविधाएं बहुत कम थी। बट इन टुडेज टाइम द वर्कर्स, they are a very different lot. Workers are very different from what they used to be previously. और उसने कहा आज का जो श्रमिक है वो भी बहुत संपन्न हो गया है, उसको सब कुछ उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। इसलिए वो क्या कहता है, एंथनी गिडेंस कहता है कि वेलफेयर कैपिटलिज्म is surely has the capacity, it has the potential to change the status of the individual. It has the status to change the individual. It has the potential to change the status of the individual. तो यानी एंथनी गिडेंस ने मार्क्सवादी स्थिति को लेकर आरंभ किया, पूंजीवाद की आलोचना से आरंभ किया, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ गया? वो पूंजीवाद के साथ आकर मिल गया। इसी के लिए उसकी आलोचना हुई है, इसी आधार पर उसकी आलोचना हुई है कि उसने पूंजीवाद का पहले की स्थिति में तो खंडन किया, लेकिन आधुनिक पूंजीवाद को लेकर, समकालीन पूंजीवाद को लेकर वो नरम हृदय है। और आलोचकों ने कहा इसका मतलब है कि वो पूंजीपतियों का वो सिंपैथाइजर है। जैसे जॉन रॉल्स के बारे में आलोचना किया कि जॉन रॉल्स ने ये कहा कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, जो अश्वेत वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो पूंजीवाद के विरुद्ध वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। जॉन रॉल्स ऐसी आलोचना करी जाती है उसके विरुद्ध, है ना। इसी तरह से इसी प्रकार की आलोचना इनके साथ भी करी गई है कि ये जो आलोचना करते हैं, पूंजीवाद की जो आलोचना करते हैं, पूर्ववर्ती पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, पूर्ववर्ती यानी इनिशियल कैपिटलिज्म की, वो बाद में आकर बदल जाती है और वहां पर ये अपना वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं कि वास्तव में ये वेलफेयर कैपिटलिज्म इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। यानी पूंजीवाद भी लोक कल्याणकारी हो सकता है, ये इस अवधारणा को पता नहीं कैसे स्वीकार करते हैं लोग। ये कहते हैं, इनके आलोचक कहते हैं कि जबकि मिल्टन फ्राइडमैन ने, रॉबर्ट नोजिक ने और फ्रेडरिक हेग ने, तीनों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मार्केट को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए।
पूंजीवाद चलता रहना चाहिए, बाजारवाद चलता रहना चाहिए। लोक कल्याण अगर करना तो सरकार करे, वो बाजार का काम नहीं है, वो पूंजीपतियों का, व्यवसायियों का काम नहीं है। तो जो आलोचक हैं इनके, एंथनी गिडेंस के, वो इसी बात पर आलोचना करते हैं। आपके पास सब कुछ जानकारी है कि कैपिटलिज्म कभी भी वेलफेयर नहीं हो सकता, कैपिटलिज्म कभी भी लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं भाई, परवर्ती जो पूंजीवाद है, आज का जो पूंजीवाद है, उसने श्रमिकों की स्थिति में बहुत सुधार कर दिया। ये तो हास्यास्पद है, इस बात पर उसकी आलोचना हुई है। अच्छा, अब एंथनी गिडेंस ने मार्शल की आलोचना किया। अगर इनकी आलोचना हुई है एंथनी गिडेंस की, तो एंथनी गिडेंस ने भी मार्शल की आलोचना किया है। एंथनी गिडेंस ने कहा कि मार्शल का जो सिद्धांत है कि अर्थात 3 फेजेस में उसने सिटीजनशिप को डिवाइड किया है, यानी सिविल, पॉलिटिकल और सोशल, है ना, तीनों का अलग अलग कालखंड भी कर दिया है, 18वीं 19वीं शताब्दी। अब देखिए जो एंथनी गिडेंस है, एंथनी गिडेंस कहता है ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बड़ा जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं होती है कि अब कंप्यूटर ये वाला काम करेगा, ये सॉर्टिंग हो जाएगी तो कंप्यूटर फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद फिर कंप्यूटर तीसरा काम करेगा, रिकॉर्डिंग का काम करेगा। उसका ये तो ऐसा लग रहा है हर चीज पहले से बहुत सेट थी। 18वीं शताब्दी का काम, 19वीं शताब्दी का काम, 20वीं शताब्दी का नागरिकता से संबंधित जो विषय है, काम है, वो सब क्या पहले से प्रोग्रामिंग थी। ये बात एंथनी गिडेंस कहता ये तो समझ ही नहीं आती, गिडेंस आप क्या बोल रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि बड़ा नीटली उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट बना दिया है, बड़ा एक अच्छा आर्किटेक्ट एक मैप बना दिया है, 18वीं शताब्दी में ये होगा, 19वीं में, 20वीं शताब्दी में ये होगा, और सब उसी अनुसार से चल रहे हैं। कहता है ये हास्यास्पद है, इसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं कि राज्य धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में जो राज्य था वो और इम्प्रूव हुआ, 19वीं शताब्दी में और इम्प्रूव हुआ, और 20वीं शताब्दी में जाकर तो बहुत इम्प्रूव हो गया, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड जैसा हो गया, बिल्कुल चमकता हुए सोने की तरह जैसा हो गया। एंथनी गिडेंस इस बात की भी आलोचना करते हैं, कहते हैं राज्य कब से इतना लोक कल्याणकारी होने लगा, और वो भी ब्रिटेन का राज्य, वो भी पूंजीपतियों का राज्य, वो भी औपनिवेशिकों का राज्य, कॉलोनियल स्टेट, जिसका 100 के लगभग दुनिया भर में टेरिटरी सी, ओवरसीज टेरिटरी सी, औपनिवेशिक शासन था, 100 से अधिक देशों पर इंग्लैंड का शासन था। वो देश कब से इतना दरिया दिल हो गया कि 18वीं शताब्दी में उसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, नागरिकता की अवधारणा पड़ी, सिविल सिटीजनशिप के बारे में बात कहा, फिर 18वीं शताब्दी में भाई सबको अधिकार मिल गए, पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, सबको अपनी बात कहने का, सबको विरोध करने का अधिकार मिल गया, सबको आलोचना करने का अधिकार मिल गया। ये कहाँ पर हुआ? क्या राज्य इतना दरिया दिल है? वो भी पूंजीवादी राज्य है। और 20वीं शताब्दी में आकर अगर राज्य की भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ है तो राज्य की ओरिजिनल भाषा नहीं है, ये तो साम्यवाद का भय है, ये तो मार्क्सवाद का भय है, जो उसने विवश कर दिया राज्य को अपनी भाषा को और अपने स्वरूप को बदलने के लिए। अगर वो अपने आप को ना बदलता तो संभवतः वहां पर भी साम्यवाद का प्रहार होता और पूंजीपति जो पूंजीवादी ब्रिटेन राज्य है वो समाप्त हो जाता। इसलिए दूसरा जो उसका आलोचना का आधार है एंथनी गिडेंस का, उसने कहा राज्य कभी भी इतना, एक कहते हैं पूंजीवादी राज्य, बोर्जुआ राज्य कभी भी इतना दरिया दिली नहीं दिखा सकता। इट कैन नॉट एवर बी सो सॉफ्ट अ स्टेट एंड दैट टू टुवर्ड्स द वर्किंग क्लासेस, वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग, जिससे वो उगाही कर रहा है, जिससे वो सारा उससे पूरा उसको क्या करें, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, उसको लेकर क्यों इतना ज्यादा वो उदारवादी उदारचरित हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ये जो मार्शल साहब कहते हैं ये बिल्कुल से अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए उसकी आलोचना करता है। और तीसरी बात वो ये कहता है कि जो ये कहते हैं कि ये सारे तीनों प्रकार के जो इन्होंने नागरिकता का विषय बताया है कि सिविल, पॉलिटिकल और जो सोशल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, उसने कहा श्रीमान जी ऐसा नहीं है कि सिविल, पॉलिटिकल और सोशल तीनों अध्याय एक से जुड़े हैं, नागरिकता के तीन पहलू हैं। उसने गिडेंस से कहा कि जो सोशल सिटीजनशिप है, उन्होंने कहा सोशल सिटीजनशिप आज के समय में जो सोशल वेलफेयर स्टेट के नाम से जानी जाती है,
वेलफेयर स्टेट के नाम से जो जाना था, लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है, वो यूं ही नहीं आ गया। वो जो आज का सामाजिक राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, वो भी आया श्रमिकों के संघर्ष के कारण, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स ऑफ द वर्किंग क्लासेस ऑफ द लेबरिंग क्लासेस। अगर ये श्रमिक वर्ग इतना जागरूक ना हुआ होता, अगर मजदूर वर्ग ने अगर विरोध करना, विद्रोह ना किया होता रूस में, रूसी साम्यवादी क्रांति ना होती, तो संभवतः ये जो आज सोशल सिटीजनशिप आप डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी भी ये इंग्लैंड ऐसे देशों में, अमेरिका ऐसे देशों में तो फिलहाल नहीं हो सकता था। इसलिए एंथनी गिडिस ने कहा सोशल सिटीजनशिप बिल्कुल अलग है। हाँ, सिविल पॉलिटिकल हो सकता है, उसने कहा, क्योंकि सिविल और पॉलिटिकल में तो आप ही की व्यवस्था थी, आपका ही बोर्जुआ तो क्लास शासन कर रहा था, आपका ही पूंजीपति वर्ग शासन कर रहा था। तो उसने जो भी नागरिक अधिकार लिए, जो भी उसने अपने लिए अधिकार, जो भी अधिकार बनाए, स्वतंत्रता अधिकार और संपत्ति और क्या क्या, वो तो सब अपने लिए तो बनाए। कौन वंचित वर्ग के लिए बनाए? आपने कौन उसके परिवार के बच्चों को उसको कपड़ा दे दिया अच्छा पहनने को, कौन सा धन संपत्ति दे दिया, कौन सा बड़ा मकान आपने उसको रहने के लिए दे दिया, कौन सी शिक्षा आपने उसको दे दिया? कहाँ उसके लिए सिविल सिटीजनशिप थी? इसलिए कहा कि जो सिविल सिटीजनशिप थी, पॉलिटिकल सिटीजनशिप थी, वो केवल बोर्जुआ क्लास के लिए थी। लेकिन जो सोशल सिटीजनशिप एंथनी गिडिस ने कहा, ये तो विशुद्ध रूप से श्रमिकों ने लड़ के हासिल किया, संघर्ष करके हासिल किया है। उसने हिंसा चाहे किया हो, चाहे विद्रोह किया हो, चाहे उसने किसी भी कोई भी माध्यम अपनाया, उसने बोर्जुआ के विरुद्ध उसने अपनी आवाज उठाई, विद्रोह किया, उसने उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह किया, उसने अपने देश को स्वतंत्र कराया, और तब जाकर उसको अपने स्वतंत्र देश में स्वतंत्र संविधान के माध्यम से उसको ये सामाजिक उसको सुविधाएं प्राप्त हुई, उसको सामाजिक नागरिकता प्राप्त हुई। यानी समाज में हर व्यक्ति समान रहे, समाज के जो मूल मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा व्यक्तित्व, और जो भी जो उसकी गवर्नमेंट जो सरकार का अधिकार है, सरकार में आने का अधिकार है, डेवलपमेंट का जो अधिकार है, ये सारे अधिकार जो सोशल सिटीजनशिप के कहे जाते हैं, ये तो उसको बहुत बाद में मिला और अपने संघर्ष के द्वारा मिला है। तो इस आधार पर, इन आधारों पर एंथनी गिडिस ने इनकी आलोचना करी है टी.एच. मार्शल की, और इसलिए कहा टी.एच. मार्शल का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल से पूरी तरीके से यानी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ मार्शल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अच्छा, अब उसने कहा मेजॉरिटी क्यों नहीं जब एक्सेप्ट किया था, इसका मतलब है आप कुछ तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा भाग जो मार्शल के सिद्धांत का, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कुछ आप भाग को स्वीकार कर सकते हैं। तो वो कुछ भाग क्या है? जो अभी हमने आपको बताया था, वेलफेयर कैपिटलिज्म, दैट इज फेथ इन कैपिटलिज्म। अर्थात जो टी.एच. मार्शल ने कहा था, पूंजीवाद में सामर्थ्य है, मार्केट में सामर्थ्य है, व्यक्तिवाद में सामर्थ्य है, स्वतंत्रतावाद में सामर्थ्य है कि हर व्यक्ति को नागरिकता का दर्जा प्रदान कर सके, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो पूंजीपति हो, हर व्यक्ति को नागरिकता का दर्जा दे सकता है। और जब ये टी.एच. मार्शल डिफाइन करता है व्हाट इज सिटीजनशिप, कहता है अ सिटीजनशिप इज अ स्टेटस, अ सिटीजनशिप इज अ स्टेटस दैट ग्रांट्स राइट्स एंड ड्यूटीज टू अ फुल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। सिटीजनशिप इज अ स्टेटस, जो टी.एच. मार्शल ने इसकी डेफिनेशन कहा, नागरिकता क्या है, मार्शल ने नागरिकता की परिभाषा को स्टेटस से जोड़ा है। सिटीजनशिप इज अ काइंड ऑफ स्टेटस, यानी वो पदवी है, ये वो स्थिति है। इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटस दैट ग्रांट्स फुल राइट्स, दैट ग्रांट्स राइट्स एंड ड्यूटीज टू अ फुल मेंबर ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के समुदाय का पूर्ण सदस्य है, पूर्ण सदस्य होने के नाते जो उसको अधिकार और दायित्व दिए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं, नागरिकता उसी का नाम है, नागरिकता उसी का नाम है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको मानवीय समुदाय का पूर्ण दर्जा मिल गया है, उसके अस्तित्व को यानी स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मार्शल ये मानता है ऐसा वो व्यक्ति, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वर्कर हो, चाहे अरिस्टोटल का वुमन हो, चाइल्ड हो, या एडल्ट क्लास हो, इमिग्रेंट्स हो, लेबरिंग क्लास हो, ये लोग फुल मेंबर ह्यूमन कम्युनिटी के नहीं थे।
इसीलिए तो अरस्तु ने उनको नागरिकता नहीं दिया। अरस्तु ने जो नागरिकता के बारे में बात किया, उन्होंने कहा नागरिकता उन्हीं को दिया जाएगा जो 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 नागरिकों के मुद्दे में योगदान देते हैं, नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं, यानी जो जुडिशियल ऑफिस या लॉ मेकिंग में काम करते हैं, जो कानून बनाने काम या न्यायिक कार्यों में जो हिस्सा लेते हैं, योगदान देते हैं, उन्हीं को हम नागरिक कहेंगे। इसी बात को मार्शल भी कहता है कि अर्थात जब एक व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य मान लिया जाता है, तब ऐसे में ही तब जाकर उसको अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। भाई हमारे भारत के संविधान में भी है, बाहर का कोई आया वो व्यक्ति कोई तुरंत नागरिकता नहीं मिल जाएगी, उसको मानो हमारे इंडियन कम्युनिटी का अभिन्न हिस्सा नहीं माना जाएगा। और जब उसको अभिन्न हिस्सा नहीं मानेंगे भारतीय समुदाय का, तो उसको अधिकार और कर्तव्य कहाँ से मिलेंगे? तो अगर उसको नागरिक का दर्जा दिया जाएगा तो उसकी भी प्रक्रिया है, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो डोमिसाइल से हो, चाहे वो रेसिडेंस के बेसिस पर हो, चाहे वो बर्थ के बेसिस पर हो। तो बर्थ रेसिडेंस डोमिसाइल है ना, या नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, ये 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो जब व्यक्ति को नागरिकता जब प्राप्त हो जाती है, तभी वो उस देश के राजनीतिक समुदाय का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जब वो अभिन्न हिस्सा बनता तभी उसको अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इसी बात को मार्शल कहता है कि जब उसको अधिकार मिल जाएंगे, जब उसको कर्तव्य मिल जाएंगे उस मानव समुदाय के, तब आप समझ लीजिए वो नागरिक वो बन चुका है, उसको नागरिकता का दर्जा मिल चुका हुआ है ना। इसी बात को ये भी यही कहते हैं। तो लेकिन ये कहता है जो ये एंथनी गिडिंस कहता है कि वास्तव में असली नागरिकता तो तब मिलती है जब एक श्रमिक को सारे सम्मान सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जब उसको एक मनुष्य के समुदाय का वास्तविक हिस्सा समझा जाता है। और चूंकि औपनिवेशिक राज्य में, चूंकि पूंजीवादी राज्य में, वो भी इंग्लैंड ऐसे अमेरिका ऐसे पूंजीवादी राज्य में, वहां लोगों